सो न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ आज। और टॉपिक है आपका बीआरएस, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। प्लीज सुनिए ध्यान से। पहला बात है कि हमें बीआरएस बनाते क्यों हैं, तो पहले तो आपसे ही जानना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सब कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और पढ़ के आए होंगे। फिर मैं बताऊंगा कि सीए इंस्टीट्यूट इसे बहुत ज़्यादा क्यों इम्पोर्टेंस देता है। यानी आपको एग्ज़ाम में इधर 15 मार्क्स या 20 मार्क्स या मिनिमम 10 मार्क्स का आपको ये सम्स मिलेगा। 95% चांसेस 10 मार्क्स आने का। इसका मतलब समझिए आज पेपर आउट कर दिया मैंने और आपको बोल रहा हूँ कि एक बीआरएस का सम्स रहेगा, रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है ये आपको अच्छे से करना चाहिए, समझ के करना चाहिए। तो मैं आपसे पहले जानना चाहता हूँ कि अपने बीआरएस बनाते ही क्यों हैं। व्हाट इज बीआरएस? शॉर्ट में नहीं बोले तो भाई बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है ना। बोलो भाई, तुम बोलना चाह रहे थे कुछ, बोलो सुन लेता हूँ। कैशबुक और कैशबुक और पासबुक का बैलेंस को इक्वल करने के लिए बीआरएस बनाया जाता है, इनका कहना है। ठीक है, मेरा नहीं है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो अभी आप लोगों का जान रहा हूँ। आप सत्य भी बोल सकते हैं, सत्य वचन भी हो सकता है, और असत्य भी हो सकता है। अब ये देखना होगा सत्य में वो जयते होता है या नहीं। ठीक है, बीआरएस क्यों बनाया जाता है? बड़ा चश्मा बोलो। सेम करने के लिए आप भी सेम आंसर दे रही हैं, अलग कुछ नहीं है। तब तक ये पढ़ रही है, बोलो। वो पढ़ी नहीं, सेम ही है। जो डिफरेंस आता है उसको रिकॉर्ड करने के लिए, एरर्स को ठीक करने के लिए, गलती जो हो जाता है उसको अपने ठीक करते हैं। बैंक अपने साइड से रेक्टिफाई कर देता है। एनी आइडिया कुछ आप बोलेंगी? कुछ लेती क्यों नहीं आप? देखिए ये थोड़ा खींचातानी मेरा शुरू में चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो खींचातानी ज़्यादा रहता है, टाइम चला जाता है इसी में। बोलिए सर जी, आप बोलो। एरर को देखने के लिए क्यों बनाया जाता है बीआरएस? उसको मैच करने के लिए। तो मैंने क्या, रेक्टिफाई करने के लिए, बराबर करने के लिए कुछ है? कुछ आइडिया? मान लेते मैच करो, मैच करके कर क्या रहे हैं? जैसे आप देखिए ये दो ठो टैब दिखाई दे रहे हैं, टैबलेट। आईपैड बोलते हैं, दोनों आईपैड है। एक वर्जन हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पर अभी, एक मैं यूज करता हूँ अपने पर्सनल यूज में भी। आईपैड है मेरे पास, ये भी है, दो दो है। और दोनों में क्या डिफरेंस? एक तो प्रोमिनेंटली डिफरेंस दिखाई दे रहा है, ये कोई भी बोल देगा। एक ये डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस हो सकता है जो यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, ये एजेस का डिफरेंस हो सकता है। कि ये आपका जो डायगोनल है ये, तो हो सकता है कि इसका जो बॉर्डर है वो बॉर्डर ज़्यादा है और एक का कम है, हो सकता है, दिख नहीं रहा। हो सकता है कि दोनों का जो मेमोरी हो, इंटरनल मेमोरी वो डिफरेंट हो, ये 64 हो तो ये 128 हो। कैमरा का पिक्सल्स अलग हो सकता है। इसके अलावा इसके अंदर चिप लगता है, तो इसमें
कौन सा कैटेगरीज वाला लेटेस्ट चिप लगा हुआ है या इसके प्रीवियस वर्जन वाला लगा हुआ है, जनरेशन अलग अलग हो सकता है, बहुत सारा। तो क्या हमने जैसे कहा कि हम कंपेयर करेंगे तो हम गलती ठीक कर देंगे क्या? हम इसको ये वाला जनरेशन बना सकते हैं क्या? ये बन जाएगा, ये वाला कैमरा इसमें लग जाएगा, ये सपोर्ट कर देगा, ये वाला 64 GB 128 GB बन जाएगा। हम कंपेयर कर सकते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंस इन दिस टू ऑब्जेक्ट। दोनों में जो हमारे सामने दो रिजल्ट दिए गए हैं, वो दोनों में डिफरेंस क्या है, किन कारणों से है। यू कैन फाइंड आउट द रीजन बट यू कैन नेवर रेक्टिफाई। पहला बात, बीआरएस कभी भी रेक्टिफाई करने के लिए नहीं बनाया जाता। दूसरा गलती कि कभी भी उसे बराबर करने के लिए नहीं बनाया। बराबर कर सकते हो, जब रेक्टिफाई हो जाएगा तो आपने वही बात तो दूसरे भाषा में बोला। एक ने बोला बराबर कर देंगे, तो दूसरे ने बोला हम रेक्टिफाई कर देंगे। आपने ठीक कहा कि कंपेयर करते हैं, लेकिन कंपेयर करके क्या करते हैं ये नहीं बताया। कंपेयर कंपेयर ये दो रिजल्ट सामने है, कंपेयर करते हैं। आपने भी कंपेयर का बात किया, तो पहले आपको ये बात समझना पड़ेगा कि आखिर सीए इंस्टीट्यूट क्यों बीआरएस कराता है, इंपॉर्टेंट क्यों एग्जाम में पूछता है। उसको तो ये पता है कि स्टूडेंट 11 में भी पढ़ के आया, बट उसको ये भी पता है कि बिना समझे पढ़ा है, और बहुत अंतर होता है। आपके सामने संस्कृत का कोई मंत्र चल रहा है, आपको कुछ समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो आपके लिए वो मंत्र बेकार है। मैं चाहे जितना ही बोलूं, ओम ज्ञान इनाम चेतांसी देवी भगवती ईशा बलादा किश मुहाय महामाया प्रक्षते दुर्गेशमिता हर्षि भीतिम शेष जन, तो क्या है आपके लिए इसका मतलब? जीरो। मेरे लिए इसका मतलब है, मैं इसका मतलब जानता हूं, तो मेरे लिए वो काम का चीज है, आपके लिए बेकार है। जो नहीं जानते हैं सनातन वही तो गाली देते हैं, बोले क्या है इसमें। जान जाएंगे तो आपके पास अद्भुत शक्ति होगा, बिना खाए मेरी तरह यहाँ पर खड़े होकर 6 घंटा भी पढ़ा सकते हो, 8 घंटा भी पढ़ा सकते हो, 12 घंटे भी पढ़ा सकते हो। खा के शक्ति नहीं आता है, सब शक्ति तुम्हारे अंदर है। तो मैं बोलना चाह रहा था कि मतलब हमें आना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं, वाई वी आर डूइंग दिस। हम अकाउंट्स तो समझेंगे ना, संस्कृत नहीं समझते। चाइनीज में मेरे सामने कोई बकेगा, मैं क्या समझूंगा, क्या बात किया वो लोग, मैं नहीं समझूंगा। तो मैं तो समझूंगा जो मुझे आता है। मैं भी संस्कृत भी नहीं जानता हूँ, सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने क्या बोला, मैं हर उम्र में कुछ ना कुछ नया नया करने का मेरा बीमारी है। मैं हमेशा सीखने के लिए तत्पर हूँ, क्या सिखा दोगे मुझे, मैं सीखने के लिए तैयार हूँ हमेशा। कभी भी एंड नहीं होता है सीखने का, नेवर। और मैं अपने लाइफ में तो मैं चाहता हूँ टिल माई लास्ट ब्रेथ आई वॉन्ट टू बी वर्किंग, कुछ करते हुए। आराम की जिंदगी कभी नहीं चाहिए, तो दैट्स वाई वर्किंग होना चाहिए। तो बीआरएस को क्यों इंपॉर्टेंट बनाया, तो सबसे पहले समझो कि सीए बनकर आप करोगे क्या, एनालिसिस। और एनालिसिस का मतलब क्या होता है, एनालाइजिंग टू रिजल्ट्स। आप देखा करो कि ये कंपनी पिछले क्वार्टर में ऐसा कि इस क्वार्टर में अभी रिजल्ट आया एसबीआई का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, कल या परसों रिजल्ट आया, आई थिंक फ्राइडे को आया। तो फ्राइडे को रिजल्ट आया, खराब आया, बोला 8 क्वार्टर में सबसे लोएस्ट नेट इनकम रिपोर्ट किया। 8 क्वार्टर मतलब कि लगभग 2 साल, 2 साल में सबसे खराब रिजल्ट दिया। तो अब कंपेयर हो रहा होगा ना भाई, किस कारण से तुम्हारा प्रॉफिट अभी और पिछले क्वार्टर के बीच में कम हो गया। एनालिसिस। यदि हमारा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है अभी, तो वो भी कंपेयर करके ही बोल पा रहे हैं ये इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो किन कारण से हमारा इन्फ्लेशन बढ़ा, कंज्यूमर प्रोडक्ट, कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल गुड्स, क्या, उसके रिजल्ट को एनालाइज करना होता है। इसीलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें ये पता करना रहता है कि भाई डिफरेंस किन कारणों से है। इसीलिए बीआरएस हटा के पहले मैं रिकॉन्सिलेशन वर्ड का मतलब बता रहा हूं। तो रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का मतलब होता है कि आप दो रिजल्ट को कंपेयर कर रहे हैं एंड यू आर फाइंडिंग आउट द रीजन व्हाई दिस टू रिजल्ट्स आर डिफरेंट। यू आर नॉट
मेकिंग इट इक्वल, आप इक्वल नहीं बना सकते। जो पासबुक में लिखा हुआ आप उसको चेंज नहीं कर सकते, जो कैश बुक में लिखा हुआ है उसमें आप अमेंडमेंट करते हो तो अमेंडमेंट अलग चीज होगा, फिर भी इक्वल नहीं होगा। तो अमेंडमेंट होता है, अमेंडेड कैश बुक बनता है, मतलब रेक्टिफाइड कैश बुक। सो दैट्स वाई यहाँ पर पहला चीज दिमाग से निकाल दो कि हम इसे बराबर करने के लिए करते हैं, नहीं। दूसरा चीज भी दिमाग से निकाल दो कि हम इसे रेक्टिफाई करने के लिए करते हैं, बोला ये भी नहीं। तो भाई रेक्टिफिकेशन मतलब रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते क्यों है? तो दो रिजल्ट हमें मिलता है, एक होता है कैश बुक, कैश बुक में ट्रेडर खुद लिखता है, और एक स्टेटमेंट होता है पासबुक, जिसे बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। तो पासबुक में कौन लिखता है? बैंकर री एंट्री करता है, हम लोग नहीं करते, वी आर नॉट अलाउड टू डू, हम लोग नहीं करते, वो बैंकर करता है। तो मेरे जब दोनों के रिजल्ट के बीच में डिफरेंस आ जाता है कि मेरे हिसाब से मेरा बैलेंस होना चाहिए बैंक में, से फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए, बैंक बोल रहा है आपका बैलेंस है 1,40,000 रुपए, मेरे क्या होगी, मेरा रिएक्शन क्या होगा? अरे कहाँ 1,40,000 कैसे हुआ, आप दिखाओ तुरंत। हम तुरंत कंपेयर करेंगे, इधर मेरा 2 लाख, इधर इधर 1,40,000, तब मेरे को पता चलेगा कि बैंक ने अननेसेसरी एक चार्जेस डिडक्ट कर रखा है 60,000 का मेरे बुक्स में, या हमने कोई गलती कर रखा है बुक्स में, या बैंक ने गलती कर रखा है बुक्स में, कोई भी रीजन हो सकता है दोनों के बीच में डिफरेंस आने का। तो बस उस रीजन को पता करके हम लोग आगे जाकर नेसेसरी स्टेप लेंगे, जो कि हमारा बीआरएस का हिस्सा नहीं है वो, कि हाँ हमें मालूम चला कि हमारा कैशबुक में गलती है, अच्छा कैशबुक को सुधार लो। बीआरएस से नहीं सुधरा, बीआरएस बन जाने के बाद सुधरता है, वो तो रीजन पता किया, इस कारण से डिफरेंस आया था। अच्छा आपको पासबुक में गलती है, पासबुक को बैंक को चिट्ठी लिखो, वो ठीक कर देगा। तो दैट्स वाई ये जो डिफरेंस आप नोटिस करते हो कि कैश बुक और पासबुक के बीच में जो डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस क्यों आया, और यदि हम सारा रीजन पता कर लें, डिफरेंस सारा एलिमिनेट कर लें, तब दोनों बराबर ही तो हो जाता, हो जाएगा नहीं। यदि डिफरेंस हम एलिमिनेट कर दें तो दोनों का बैलेंस बराबर ही तो हो जाता। समझ में आ रहा है? क्योंकि डिफरेंस आपने यदि रीजन को हटा दिया, फॉर एग्जांपल मेरा बॉडी वेट गेस करो कितना है? कितना है? अच्छा तुम्हारा बॉडी वेट अपने आप को 85 समझ रहे हो और मेरे को 70 के नीचे रख रहे हो। तुम्हारा हाइट कितना है? 6। आ जाओ इधर, मेरे बगल में खड़ा हो, देखें एक बार हो भी कि नहीं हो। मैं तो 5'5" हूँ, 5'5" ये तुम कितना हो? कितना लग रहा है अंतर? 5.5 फुट का आदमी हूं मैं। 6 फीट है ये? हाँ, और ये? अच्छा मेरा 5'5" नहीं है, ठीक। हाँ मेरा 5'8.5" 9 है लगभग, ठीक है। और ये है 6 फीट का। लेकिन ये वेट में कितना बताया? हट्टा कट्टा कौन लग रहा है, ये या मैं? लेकिन बॉडी तो ब्रॉड उसका भी है। ठीक है, तो मेरा वेट है 94 kg। सही बोल रहे हैं, नहीं रुक जाओ। तो ये भी रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, हम दोनों को तुम लोग रिकॉन्साइल कर सकते हो। ये दिख रहा है क्या? हाँ स्क्रीन में आ जाओ बेटा। तो ये हम लोग का भी रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। कैसे? कि हम दोनों जो हाइट में, आप बोल सकते हैं इसका हाइट ज़्यादा है तो इसके कारण इसका बॉडी वेट ज़्यादा होना चाहिए, बोन्स ज़्यादा बड़े बड़े होंगे। तो हाँ, अरे मेरा टंगड़ी का हड्डी इतना बड़ा होगा, इसका इतना बड़ा होगा, मेरा हाथ इतना बड़ा होगा, इसका नहीं इतना बड़ा होगा, इसका हाथ और थोड़ा बड़ा होगा, तो सब तो बड़ा बड़ा हो गया ना, तो वेट ज़्यादा होगा। बट मेरा बोन्स ज़्यादा भारी है, एज ए रिजल्ट मैं इससे ज़्यादा हेवियर हूँ, मतलब वेट में मैं इससे ज़्यादा हूँ। और मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरा 93-4 होगा, था अभी क्या है नहीं पता, बट 90, एक समय पे 96 भी था मैं। तो हम लोग का कंपैरिजन करके आप पता लगा सकते हो कि हाँ इनकी इनकी टांगे बड़ी पतली पतली है, मेरी टांगे मस्कुलर है, मेरे मसल्स है बॉडी में, इनके बॉडी में मसल्स नहीं है।
मैं ऐसे करूंगा, इधर मसल्स आ जाएंगे, इधर मसल्स आ जाएंगे, यूं देखो, यो इधर। इसके देखो स्पोर्ट्स पर्सन है, लेकिन मलाई पूरी की तरह है, मसल्स नहीं है। अरे मजाक कर रहे हैं, हाथ लगाओ, हाथ लगाओ, छू के बताओ, एक्सपीरियंस बोलो। हाँ, ऐसे करेंगे तो दिखेगा कि मसल्स है। कोई एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, नो एक्सरसाइज। कभी किया था 20 साल पहले, आज 20 साल के बाद भी ये है, और ये मलाई पूरी हलवा पूरी की तरह है। ये स्पोर्ट्स पर्सन है इसलिए ये ठीक है, लाइट वेट मेंटेन कर रहा है। हम हेवी वेट हो गए, हम खा रहे हैं, हम फैल रहे हैं खाली। ले भाई, फैल जा, फैल जा, फैल जा, दमादम दिए जा रहे हैं पेट में। तो वो पेट क्या कर रहा है, हाइट तो टानने को जगह है नहीं, तो क्या कर रहा है, मेरे को ऐसे फैला रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये भी रिकॉन्सिलेशन है, दिस इज कॉल्ड रिकॉन्सिलेशन। हाँ, दो रिजल्ट के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। आप रीजन पता कर सकते हैं, यदि कोई मतलब डॉक्टर वगैरह होता तो वो पता कर देता, हाँ ये निकालो, एग्जैक्ट बताता, ये इस कारण से आपका मसल्स का वेट इतना होगा, इसका वेट इतना होगा, रियल रीजन निकाल के रख देता। तो हम लोग के बीच में कंपैरिजन ऐसे करके, और हम लोग को क्या बराबर किया जा सकता है? नहीं। कोई बोले खींचतान का वो करेक्शन कर दे रहे, रेक्टिफाई, चलिए लंबा हो जाए। 4 आदमी को बुला के ले आया, रस्से से मेरा पैर बांध दिया, इधर मेरा सर बांधे, बोला खींचो। 5'9", पता है 70 किलो होना चाहिए। 70 किलो तो हम उस दिन भी नहीं थे जिस दिन तुम्हारे तरह दुबले पतले थे। हाँ, मतलब तुम्हारे तरह दुबले पतले जब थे ना, तभी भी मेरा बॉडी वेट 70 किलो अबव था। बहुत दुबले दिखते थे, इसके इससे भी दुबले। क्या, चलो, अरे बीआरएस पढ़ो भाई। डॉक्टर बीएमआई मत निकालो। कौन? तुम अपने आप को क्या मिस्टर स्लिम समझ रहे हो? जाके अपना खुद का वजन करना। हाँ तो ठीक है, तुम भी ओवरवेट हो। इंडिया में लगभग सब ओवर अभी। मेरा एज क्या है, तुम्हारा एज क्या है, कंपेयर कर रहे हो, ओवरवेट का बात कर रहे हो। मेरा एज में आओ तब मालूम चलेगा तुम्हारा ओवरवेट। इतना बड़ा तुम दिल होगा, मैं अपना पेट ला के इस पर रख देता तब लिखता उसके। नॉर्मली यही होता है, लेकिन अब हमारा फिटनेस है। ए, चलो पढ़ाई करो। तो यहाँ पर बीआरएस हम लोग करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। कॉमेडी शो चल रहा है, ऐसा लग रहा है स्टैंडिंग कॉमेडियन हो रहा है कि हम वो कॉमेडी कर रहे हैं, दोनों मजा ले रहा है। तो यहाँ पर अपने क्यों रिकॉन्सिलेशन करते हैं ये समझ में आया। नंबर वन, कभी भूलोगे नहीं, व्हाट इज रिकॉन्सिलेशन। रिकॉन्सिलेशन का मतलब होता है कंपेयरिंग टू रिजल्ट्स। व्हाट इज बैंक रिकॉन्सिलेशन? कंपेयरिंग टू रिजल्ट्स, वन रिजल्ट इज कमिंग थ्रू कैश बुक एंड द सेकेंड वन इज कमिंग थ्रू बैंक स्टेटमेंट, दैट इज पासबुक, और दोनों को हम लोग कंपेयर करते हैं, राइट। दोनों के बीच में डिफरेंस आता है, क्यों डिफरेंस आता है वो भी अपने बात करेंगे। तो सबसे पहले कुछ कॉपी में नोट्स लिखना बनता है। हेडिंग डालिए, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट is prepared to reconcile two results, that is cash book balance, ब्रैकेट में बैंक कॉलम ओनली, विथ पासबुक। इसको अपने बैंक स्टेटमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो आज के बाद आपसे कोई रिकॉन्साइल पूछेगा
तो ये सीए का ड्यूटी होता है, वो कंपेयर करता है, हमेशा कंपेयर करके डिटेल्स पता करता है कि क्यों डिफरेंसेस आ रहा है, इसीलिए ये चैप्टर को इम्पॉर्टेंट बना रखा है। आगे हम लोग जानते हैं कैश बुक यहाँ पे बना लेंगे, छोटा सा फॉर्मेट बना रहे हैं। कैश बुक में आपको पता है डेट होता है, पर्टिकुलर्स होता है, कैश कॉलम होता है, बैंक कॉलम होता है, डिस्काउंट कॉलम होता है, फिर से डेट, पर्टिकुलर्स, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। ऐसे बनाइएगा, आप भी बना रहे हैं फॉर्मेट फटाफट से। कैश बुक, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट अलाउड। सेम रिपीट होगा इस साइड में भी, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। कैश बुक का डेबिट साइड है वो क्या होता है मेरा, डिपॉजिट साइड इसको अपने कहते हैं, डिपॉजिट साइड, और इसे फेवरेबल साइड भी कहते हैं। कैश बुक का क्रेडिट साइड को अपने विड्रॉल साइड कहते हैं। और इसे अनफेवरेबल साइड भी कहते हैं। इधर से आउटफ्लो हम लोग दिखाते हैं, कैश आउटफ्लो होता है, अनफेवरेबल होता है ये। हम लोग कैश बुक के कैश कॉलम से, कैश बुक के कैश कॉलम से कोई लेना देना नहीं है, ना डिस्काउंट कॉलम से कोई लेना देना है। यानी कैश बुक के कैश कॉलम में कुछ लिख दिया गया तो हमें उसे कोई लेना देना नहीं है, वी आर नॉट डूइंग रेक्टिफिकेशन। हम लोग जस्ट यहाँ पर कंपेयर करें बैंक कॉलम, जो कि हमने पहले यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि क्या यहाँ पे बैंक कॉलम ओनली को ही कंपेयर किया जाता है, ऐसा नहीं है कि आप पूरा उठाकर कर लेंगे। तो ये हो गया आपका कैश बुक, और कैश बुक का हमें बैंक कॉलम से केवल मतलब है, ये हमारे रेलेवेंट है, ये रेलेवेंट है। तो ऐसा बना देने का मतलब, आप जब भी नोट्स रिवाइज करें तो ध्यान रखेंगे बीआरएस बनाते समय हमें कैश कॉलम में कोई गलती हुआ तो उसे कोई लेना देना नहीं, हमें हमेशा फोकस रखना है कि बैंक कॉलम में क्या हुआ कैश बुक के, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट आप लोग देखे हैं क्या कभी, देखे हैं कैसा होता है, डेट होता है, पर्टिकुलर्स होता है, रेफरेंस नंबर होता है, डिपॉजिट होता है, विड्रॉल होता है और बैलेंस होता है, कुछ ऐसा रहता है फॉर्मेट बैंक स्टेटमेंट का। डेट, पर्टिकुलर्स, रेफरेंस, यहाँ पर होता है डिपॉजिट, यहाँ पर होता है विड्रॉल, और ये होता है बैलेंस। डिपॉजिट मतलब बैंक की भाषा में क्रेडिट, विड्रॉल मतलब डेबिट, बैलेंस डेबिट और क्रेडिट कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब फेवरेबल ये है आपका, और ये आपका अनफेवरेबल होता है। फेवरेबल और अनफेवरेबल, हम जो भी डिपॉजिट करते हैं कैश बुक के डेबिट साइड में आप देख सकते हैं डिपॉजिट है, सेम आइटम्स इज कमिंग इन द पासबुक के क्रेडिट कॉलम में, ये क्रेडिट कॉलम में आता है। यानी कैश बुक में जो डेबिट हो रहा है वही चीज आपका बैंक स्टेटमेंट में डिपॉजिट कॉलम में आ रहा है। समझ में आ रहा है, यहाँ जो डेबिट है वही चीज यहाँ पे क्रेडिट है। क्यों, रीजन सिंपल है,
हम जो बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो हमारे लिए यदि वो एसेट है तो वही चीज बैंक के पर्सपेक्टिव से क्या है, लाइबिलिटीज। और बैंक का लाइबिलिटीज इंक्रीज करेगा तो अपने रूल्स जानते हैं, वो डेबिट करेगा या क्रेडिट करेगा, क्रेडिट करेगा। और जो चीज हम लोग विड्रॉ करते हैं हम लोग क्रेडिट करते हैं, यानी हम लोग बैंक एसेट्स को घटाते हैं। तो उसी तरीके से बैंक से रुपया निकल जाने पे बैंक का लाइबिलिटीज घट जाता है, और लाइबिलिटीज घट जाने से क्या होता है, आप ऐसे समझो आप बैंक को एसेट्स लेकर चलते हो तो बैंक उसे लाइबिलिटीज लेकर चलता है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए आपको, ये बात पूरी तरह से समझ में आ गया। अब हमें करना है कि व्हाई द डिफरेंस इज कमिंग, तो हेडिंग डालेंगे रीजंस फॉर डिफरेंसेस, रीजंस फॉर डिफरेंसेस माने डिफरेंस जो बैलेंस लास्ट में निकल कर आता है उसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं। नंबर वन रीजन क्या है, तो बोलते हैं नंबर वन है दैट इज टाइमिंग गैप। टाइमिंग गैप के कारण डिफरेंस आता है। अब टाइमिंग गैप क्या होता है भाई, टाइमिंग गैप होता है कि मान के चलो कि हमने चेक डिपॉजिट किया, हम कैश में संग संग लिखते हैं, लेकिन बैंक पासबुक में तभी लिखेगा जब चेक फाइनली कलेक्ट हो जाए। कलेक्ट होने का मतलब क्या है, आप जब चेक डिपॉजिट कर देते हो बैंक में तो ऐसा तो है नहीं कि संग संग रुपया बैंक अकाउंट में आ जाता है। बैंक उसको प्रोसेस में डालेगी, क्लियरिंग में डालेगी, पूरा लीगल फॉर्मेलिटीज करेगी, करते करते उसको 2-3 दिन लग जाते हैं, 3 वर्किंग डेज लगते हैं। तो वेन एवर यू आर डिपॉजिटिंग चेक, तो आप डिपॉजिट करते ही बैंक में रुपया लिख लेते हो, कैश बुक में एंट्री मार देते हो, कैश बुक में एंटर कर देते हो कि आपने बैंक बढ़ा लिया। बट क्या एक्चुअली में जाकर आपका रुपया वाकई में कलेक्ट हो गया, आंसर है नहीं। एक्चुअली में कलेक्ट होने में 3 दिन लग जाते हैं मिनिमम। सो 3 डेज के बाद ही जाकर वो कलेक्शन होगा और मेरे अकाउंट में शो करेगा। हो सकता है कभी कभी जब आउट स्टेशन चेक होता है तो वो 15 दिन भी लग जाता है, कोई ग्रामीण बैंक का चेक हो तो महीना भर भी लग जाता है, इट डिपेंड्स। तो ऐसा नहीं है आपने तो तुरंत बढ़ा लिया, लेकिन कैश बुक में पासबुक में वो एंट्री आया ही नहीं, उसमें तो मंथ लग गए। तो दोनों के बीच में क्या होता है, एक टाइमिंग गैप है, लिखने का सिस्टम टाइमिंग गैप होने के कारण आपका दोनों टैली नहीं करता है, दोनों के बीच में डिफरेंस आते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपने किसी को चेक दिया और वो चेक लेकर घर में रख लिया, ऑफिस में पड़ा रह गया वो चेक, अल्टीमेटली वो बैंक गया ही नहीं कलेक्शन के लिए। आपने तो संग संग एंट्री कर दिया कि मैंने फलाने को चेक से पेमेंट कर दिया, फलाना मतलब समझते हो ना, टू समवन वी पेड थ्रू चेक। सो हमने तो एंट्री संग संग कर लिया, लेकिन क्या सामने वाला पेमेंट, उसको चेक का वैलिडिटी 2 महीने है, वो चेक लेकर सोया हुआ है, वो बाद में जाकर पेमेंट उठाएगा, तो वो बाद में कब आएगा उसका मर्जी। लेकिन हम तो एंट्री करके बैठे हुए हैं कि हमने तो पेमेंट कर दिया, हमने एंट्री दिखा लिया, लेकिन वही चीज हमारा पासबुक में रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा, क्योंकि पासबुक में रिफ्लेक्ट तभी होगा जब सामने वाला चेक लेकर बैंक चला जाएगा, गया ही नहीं, पेमेंट ही नहीं उठाया, तो ये पासबुक में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। दैट इज द रीजन, ये होता है टाइमिंग गैप। समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो। ये टाइमिंग गैप में, तो टाइमिंग गैप में क्या हो गया, एग्जाम्पल सीधा लिखेंगे, चेक इशूड। चेक इशूड का मतलब होता है हमने किसी को चेक से पेमेंट किया, चेक के द्वारा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। प्रेजेंटेड का मतलब होता है हमने चेक दिया, सामने वाला जाकर पेमेंट उठाने के लिए नहीं गया अभी तक, तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये एक हो गया। दूसरा होता है चेक डिपॉजिटेड, मैंने हमने जमा कराया। अब ये हम लोग बाय डिफॉल्ट मानेंगे कि जमा कराया तो हमने तो कैश बुक में लिखा ही होगा, मेरा बुक है हम तो लिखेंगे ही।
but not collected by bank। मतलब चेक जमा कर दिए, बैंक ने कलेक्ट नहीं किया, तो जब कलेक्ट नहीं किया तो क्या बैंक ने लिखा होगा? तो नहीं, बिल्कुल नहीं लिखा होगा, इसीलिए वहां पर आपका एंट्री नहीं हुआ होगा। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। कोई कंफ्यूजन? ये रीजन होगा टाइमिंग गैप के कारण, और भी बहुत सारी जगह आएंगे जहां पर ये होगा, मैंने कुछ एग्जाम्पल केवल लिखा। दूसरा है आपका कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन गैप, क्या हर चीज आपको बैंक बताकर करेगा? इंटरेस्ट चार्ज लगाना होगा, आपको बोलेगा हम इंटरेस्ट लगा रहे हैं, या इंटरेस्ट देना होगा तो आपको बता के देगा? नहीं, आपको वो खुद ही, आप कभी भी चेक करने भी नहीं जाते हो जल्दी से, बाद में जब स्टेटमेंट आता तब पता चलता है बैंक ने कुछ डेबिट चार्जेस, डेबिट कार्ड चार्जेस, एटीएम कार्ड चार्जेस, कैश विड्रॉल चार्जेस, कैश डिपॉजिट चार्जेस लगा दिया है। ये सब अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस, बैलेंस चार्जेस, ये कई तरह का चार्जेस बैंक लगाती है। तो ये चीज आपको बताती नहीं है कि मैं काट लूं क्या? क्या बोलते हो आप, ले लूं? तो ऐसा नहीं है कि आप ऐसे बोलोगे और तब वो बैंक आपसे पूछ के काटेगा, इतना वो सज्जन नहीं है। वो पहले उड़ा देता है गला। मेरा अकाउंट में 8,600, अभी वो डिस्प्यूट पड़ा हुआ है, 8,700 के आसपास वो डिडक्ट किया। मेंटेनेंस चार्ज, पेमेंट गेटवे का चार्ज, एक सर्विस है ऐसा समझो, हमने लिया ही नहीं कभी। शुरू में बातचीत हुआ था और वो सर्विस इंप्लीमेंट नहीं हुआ, तो पहला साल कट किया था अराउंड 36,000 रुपया करंट अकाउंट में। तो मैं उसके लिए फाइट किया और हटा दिया। फिर फर्स्ट ईयर हो गया और फिर से उसने 8,000 बोला, एएमसी चार्ज उसी का। तो अभी उसने क्या किया, रिवर्स किया, मैंने चिट्ठी उठी लिखा, ठीक है, इन राइटिंग, तो रिवर्स किया 7,500। तो भैया मेरा 8,700 है, आपने 7,500 ही रिवर्स किया, तो 1,200 तो अभी और रिवर्स होगा। तो अभी फिर से चिट्ठी बनाना है, आलस में पड़े हुए हैं हम। लेकिन वो 1,200 यदि हम नहीं पूछेंगे तो बैंक का वो हो गया रुपया। ऐसा नहीं है, कभी आंख मीच के ये भी नहीं विश्वास करना चाहिए कि बैंक है तो आप वो सब सही कर रहा है, वो गलत नहीं होगा, हम गलत हो सकते हैं, नहीं। इसीलिए तो रिकॉन्सिलेशन बनता है, जहाँ पे ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा है तो वो बोलते हैं कि यार मेमोरी में तो हर बात रहेगा नहीं कि हमने जमा कराया हमने निकाला, वाला रिकॉन्साइल करो दोनों के बीच में। तो दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड डूइंग रिकॉन्सिलेशन। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप भी होता है, और कम्युनिकेशन गैप लाइक इन सब चीजों का कि कुछ बैंक चार्जेस वगैरह बैंक डिडक्ट करती है, आपको बताती नहीं है। तो आप उसके लिए इसका एग्जांपल लिख रहे हो, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पास ओनली। इसका मतलब बैंक चार्जेस, डेबिटेड वर्ड से मतलब समझिएगा, डेबिटेड का मतलब, जब मैं बोलूं डेबिटेड तो आपके दिमाग में आना चाहिए वो पासबुक घट गया। तो पासबुक डेबिटेड मतलब पासबुक नीचे गया, आप डेबिट क्रेडिट की भाषा आनी चाहिए आपको। तो पासबुक डेबिटेड मतलब पासबुक नीचे गया, ये डिक्रीज हो गया, समझ में आ रहा है ना? तो बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक ओनली, मतलब सिर्फ पासबुक में है, कैशबुक में हमने नहीं लिखा। नंबर 2, इंटरेस्ट क्रेडिटेड, मतलब क्या हुआ, बैंक ने इंटरेस्ट मुझे दिया बट हमें बताया नहीं, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन पासबुक ओनली। ये कम्युनिकेशन गैप के एग्जांपल हो गए। टाइमिंग गैप हो गया, कम्युनिकेशन गैप हो गया। तीसरा होता है आपका एरर्स। एरर्स, गलतियों के कारण टैली नहीं करता है। तो बोलते हैं भाई एरर्स में क्या हो गया, कौन गलती कर रहा है? गलती हम खुद भी कर सकते हैं, यानी ट्रेडर कर सकता है कैशबुक में, और गलती बैंक भी कर सकता है, सीधा बैंक स्टेटमेंट में गलत एंट्री कर रखा है। तो गलती के कारण भी डिफरेंस आ सकता है। गलती कोई भी कर सकता है, मैं खुद कर सकता हूँ कैशबुक लिखते समय, और बैंक में जो स्टेटमेंट में एंट्री कर रहा है
वो बंदा गलती कर सकता है और टैली ना करे। तो एरर्स कोई भी कर सकता है। हम एरर का एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि क्या हो गया, आपने चेक जो है 2 बार दिखा दिया, 1 बार लिखना चाहिए था, भूल से बातों बातों में 2 बार लिख दिए। तो क्या 2 बार पासबुक में वो चेक 2 बार लिखा जाएगा? नहीं, वहां तो 1 ही बार होगा। तो चेक डिपॉजिटेड, check deposited into bank recorded twice in cash book। ऐसा भी हो सकता है कि जब अपने बैलेंस करते हैं कैश बुक को, तो वो बैलेंस को गलत कर दें, बैलेंसिंग टोटलिंग कैलकुलेटर चलाने में गलती कर दें। तो कैश बुक बैलेंस ओवरकास्टेड, कैश बुक बैलेंस ओवरकास्टेड मतलब ज्यादा जोड़ लगा दिए, ओवरकास्टेड मैंने ज्यादा ऐड कर दिए, ओवरकास्टेड। तो ये एरर होता है। ऐसा होता है कि बैंक किसी और का पेमेंट है, चेक है, मेरे अकाउंट में डेबिट कर दिया, ये भी गलती बैंक भी कर सकता है। किसी और के अकाउंट में इंटरेस्ट चार्ज करना था, मेरे अकाउंट में इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, ये भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है, उसे चार्ज करना चाहिए था 100 रुपए, उसने चार्ज कर दिया ऐसे 10,000 रुपीज। ये सारी चीजें होती है, ये सब एरर्स है। सो दीज आर द रीजन फॉर डिफरेंस। और भी होता है, लेकिन ये प्रमुख हेड है, इसके अंदर ही सारी चीजें आती है, इसके बाहर नहीं आता। क्लियर? अभी अब हम लोग बीआरएस बनाना सीखेंगे। बहुत इजी है भाई बीआरएस बनाना। तो हेडिंग डालेंगे स्टेप्स, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन प्रिपरेशन ऑफ बीआरएस। तो बीआरएस बनाने के लिए आपके क्या स्टेप्स है? पहला, आपका राइट हैंड जो है वो कैश बुक है, ऐसा मानो। ये क्या है? कैश बुक। आपका लेफ्ट हैंड जो होगा वो क्या माना जाएगा? पासबुक या बैंक स्टेटमेंट। मतलब समझो इसमें हम लिखते हैं, इसमें इसके अंदर जो भी मोमेंटम होगा वो बैंक करता है। मतलब इसमें हम समझो मेरे 2 हाथ है, एक मैं जो कर रहा हूं वो इसमें प्लॉट करूंगा, और इसमें वो जो बैंक करता है वो प्लॉट करूंगा। समझ में आ रहा है? लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, ये दो का खेल है। तो आपका राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक, जो भी आपको लिखा हुआ रहेगा। ठीक है? आपको एक चीज मैं बता दूं, अभी तक जो क्लास 11 में किए हुए हो बीआरएस, उसको बोलते हैं रेडीमेड खाना मिलना। रेडीमेड खाना मिलने का मतलब क्या होता है कि आपको सब कुछ लिख कर दिया, इंग्लिश पढ़ के समझो कि हुआ क्या है। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा बीआरएस नहीं बनता। आम जिंदगी में 2 बुक्स पकड़ा दिया जाता है, बोलता है ये है आपका कैश बुक, ऐसे पूरा बड़ा सा स्टेटमेंट बना रहेगा। इससे भी बड़ा बड़ा मोटा मोटा बुक होता है, 7-8 बुक होता है। और ये रहेगा आपका बैंक से आया हुआ पासबुक। बोलता है दोनों का लास्ट पेज में जाओ, बैलेंस कितना बोल रहा है, ये बोल रहा है 2 करोड़, ये बोल रहा है 2.5 करोड़, डिफरेंस क्यों हो रहा है पता करो। लो भाई, दोनों किताब को रख कर कंपेयर करते रहो, टिक 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 टिक। आज के समय में एक्सेल में सब संभव है। डेटा को एक्सेल में डाल दीजिए और कॉमन को एलिमिनेट कर दीजिए, सिर्फ दोनों में अनकॉमन बच जाएगा। 5 मिनट में काम हो जाता है आजकल। जो किसी जमाने में 6 महीना, 3 महीना
लग जाता था एक पर्सन, वो भी सुबह से लेकर रात तक टिक टिक कर रहा होता है वो। समझ रहे, घड़ी जैसे चलता है वैसे ही वो टिक टिक लगा रहा होता है। लेकिन आज के समय में ये चीज इजी है। लेकिन सीए इंस्टीट्यूट बोलता है कि भाई साहब कल आप ऑडिटर बनेंगे और ऑटोमेटेड सिस्टम में काम भी करेंगे, और ऑटोमेटेड सिस्टम बनता है विद द मैनुअल सिस्टम। तो आपको मैनुअल सिस्टम मालूम होना चाहिए। तो आपको कुछ सम्स देगा जिसमें बोलेगा कंपेयर करो, देख कर बताओ कहाँ डिफरेंस आ रहा है, क्यों आ रहा है। तो वैसा सम्स भी मिलेगा। लेकिन हम लोग वैसे से अभी स्टार्ट नहीं करना चाहते। हम लोग अभी स्टार्ट करना चाहते हैं जो रेडीमेड खाना दिया हुआ रहेगा। रेडीमेड खाना दिया हुआ रहेगा मतलब वो कंपैरिजन करके इंग्लिश में लिख दिया है कि यहाँ पर ये हुआ, वहां पर ये हुआ, आप बताओ तुम क्या करोगे। ये तो इजी है ना भाई, उसमें भी बच्चा गलती करता है। करता था, अब तुम लोग नहीं करोगे। आई बिलीव कि आप गलती नहीं करोगे, बट जनरली इसमें भी गलती कर देता है बच्चा। क्लियर है? तो भाई सीधी सी बात है, हमने बोला अपने राइट हैंड को क्या मानो कि जो अकाउंटेंट लिखेगा कैश बुक वाला माने ट्रेडर का अकाउंटेंट, ये हाथ, ये बैंकर का अकाउंटेंट, बैंक में जो क्लर्क एंट्री करता है वो उसका अकाउंटेंट। ये दोनों के से एक रिजल्ट आएगा, उसको कंपेयर करना है। तो आपको ऑलरेडी स्टेटमेंट लिखा हुआ रहता है, आपको उस स्टेटमेंट को पढ़कर सिर्फ और सिर्फ यही पता लगाना है ये हाथ ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, और या इस हाथ में क्या हुआ। बस इतना ही करना है। इससे इजी कोई बीआरएस सिखा सकता है क्या? मैं कोई नया रूल्स नहीं बताऊंगा। मैंने तो ये कौन सा रूल बताया, राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक, और जो लिखा हुआ है उसको पढ़ो और अपने राइट प्रॉपर हैंड में प्लॉट कर दो। प्रॉपर हैंड मतलब इस हाथ के बारे में बोल रहा है यहाँ पे प्लॉटिंग करो, इस हाथ के बारे में बोल रहा है इसमें प्लॉट करो। जैसे बोला एग्जाम्पल के तौर पे बोला हुआ है चेक डिपॉजिटेड, वो कौन सा हाथ में लिखा जाएगा, राइट हैंड। अभी लेफ्ट कहाँ आया, कैश बुक। चेक डिपॉजिटेड तो सबसे पहले ट्रेडर कहाँ लिखेगा, कैश बुक में क्या करेगा, बढ़ाएगा। ये बस इतना ही। ट्रेडर ने पेमेंट किया, पेड गुड पेमेंट टू क्रेडिटर। तो यदि पेमेंट कर दिया क्रेडिटर को तो उस केस में क्या होगा बताओ, कौन सा हैंड में, मतलब राइट हैंड में या लेफ्ट हैंड में पेमेंट किया। तो हमारे हाथ में कौन सा बुक है भाई, ट्रेडर के पास कौन सा बुक होता है, तब पासबुक क्यों बक रहे हो। ट्रेडर के पास कौन सा बुक होता है, कैश बुक। तो वो तो कैश अपना तो छोड़ दे रहे हो, दूसरा को देख रहे हो। तुम्हारे पास क्या है उसका वैल्यू नहीं कर रहे हो, दूसरे का देख रहे हो, तो तुम्हारा कैसे होगा। मेरे पास क्या है वही हमें देखना है ना। मेरे पास तुम लोग हो, अब हम बोले नहीं नहीं हम तो बहुत इंटेलिजेंट ऑल इंडिया रैंकर को पढ़ाए हुए हैं, तो मेरे पास तो सब रैंकर आएगा तभी पढ़ाएंगे। नहीं भैया मेरे पास प्रेजेंट ही है, दिस इज माई प्रेजेंट, यही मेरा फ्यूचर बनेगा। तो मुझे इस पे काम करना है, जो मेरे पास है हम उस पर बहुत खुश हो जाते हैं। हम वो नहीं सोचते हैं जो मेरे पास नहीं है, उसको सोच के क्या होगा। जो तुम्हारे पास है सिर्फ उसको लेके खुश रहो। तो मेरे पास ट्रेडर बुक है, ये राइट हैंड का बात करें तो मेरे हाथ में कैश बुक है। ये ऐसे समझना है सोले का ठाकुर हाथ है ही नहीं, एक हाथ है। तो दोनों नहीं है तो बहुत अलग सिचुएशन है ना। अभी एक है ऐसे समझो ना, तुम दोनों उसको क्यों चाह रहे हो दोनों ही कट जाए। तो जब हम कैश बुक की एंट्री कर रहे हैं, कैश बुक के बारे में सोच रहे हैं, ट्रेडर के बारे में सोच रहे हैं, तो हमेशा राइट हैंड के बारे में सोचेंगे इधर क्या हुआ। तो चेक इशूड या पेमेंट मेड टू द क्रेडिटर, तो उस केस में ट्रेडर किधर लिखेगा, इस हाथ में ना, राइट हैंड में ना। तो आप इसके बारे में क्यों सोच रहे हो। क्या दिमाग है, गजब। ट्रेडर कौन सा साइड में लिखेगा, कैश बुक, राइट हैंड इज योर कैश बुक। अच्छा पूछता हूं, बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया, बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया, बैंकर बन के सोचो कौन सा हाथ में लिखा जाएगा, लेफ्ट। इंटरेस्ट उसने दिया है, क्रेडिट किया है। अब बताओ ये हाथ ऊपर या नीचे, बैंकर के हिसाब से सोचना है। तो बैंक का बैलेंस क्या हो गया भाई, उसने बढ़ा दिया ना, बैंक बैलेंस ऊपर गया।
हाथ में मोमेंटम हम लोग ये ऐसे पकड़ रहे हैं कि कैश बुक का बैलेंस किधर गया, पासबुक का, सॉरी पासबुक का बैलेंस ऊपर गया ऐसे। बैंक ने कुछ चार्जेस काट लिए, हमें इस हाथ को कुछ खबर नहीं है, काट लिए, तो ये हाथ में क्या होगा, नीचे या ऊपर, नीचे। समझ में आ रहा है ना बातें? तो ये डिपेंड करेगा, हम चेक इशू कर रहे हैं, अब हमारे ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से खाली यदि सोचना है तो ट्रेडर ने चेक इशू कर दिया, तो बैंक बैलेंस को वो क्या करेगा, पेमेंट किया तो उसका बैलेंस बढ़ेगा या घटेगा, ये होगा ना, नीचे जाएगा। आप दोनों साथ में भी रख के कंपेयर कर सकते हैं। हमने चेक इशू किया, हमने चेक दिया चांदनी को, चांदनी चेक लेकर पीटी उषा बन गई, दौड़ते दौड़ते जाके बैंक में तुरंत रुपया निकाल ली। अब आप दोनों हाथ में सोचते हैं, पहले ये हाथ, हमने चेक दिया, मेरा ये हाथ में क्या असर हुआ, ऊपर या नीचे, नीचे। और बैंक में क्या हुआ असर, ऊपर या नीचे, जाकर बैंक से रुपया निकाल ली। तो बैंक सोचो, बैंकर सोचो कि बैंक का बैलेंस पे क्या इफेक्ट हुआ, दोनों बराबर है, तो रिकॉन्सिलेशन बनाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि डिफरेंस आया ही नहीं, डिफरेंस आएगा तब तो रिकॉन्साइल करोगे। हमने क्या कहा, जो चीज सिमिलर है वो थोड़ी कंपेयर किया जाता है, जो चीज डिफरेंट है उसे कंपेयर करते हैं कि भाई ये डिफरेंस के कारण हमारा अल्टीमेट रिजल्ट डिफर कर रहा है। तो आपका राइट हैंड कैश बुक है, आपका लेफ्ट हैंड पासबुक है, और इसी पे प्रैक्टिस करना होता है। आप हमेशा डांस प्रैक्टिस करोगे लाइक दिस, भरतनाट्यम, ता थई ता थई ता थई, नहीं नीचे तो होगा नहीं, ता थई ऐसे करके होता है, लाइक दैट, ऐसे ही होता है ना भरतनाट्यम। ऐसे ही करेंगे तो ब्रेक डांस हो जाएगा, तब तो हो जाएगा ब्रेक डांस, ट्यून ट्यून। ठीक है, तो आपको ब्रेक डांस नहीं करना, आपको क्या करना है, नॉर्मल। तो लाइक दिस, ये आपको भी करना है, ध्यान रखिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि हम नाच रहे हैं आपको नहीं नचाएंगे, हम नाचेंगे तो आपको भी नचाएंगे, तभी डांस में मजा आता है। तो लाइक दिस। और वो वाला भी एक तो इस पिक्चर में भी था, ऐसे करके अजय देवगन और वो आमिर खान का एक तो सीन है ना, इस पिक्चर में गाना है, इश्क इश्क। तुमको विस्की सुनाई दिया क्या? तो अल्टीमेटली अपने बात कर रहे थे कि ये नॉर्मली हमें जो अच्छे से प्रैक्टिस होना चाहिए, कैश डेबिट, अब डेबिट और क्रेडिट की भाषा में बोल सकते हैं, कैश बुक डिपॉजिटेड, कैश बुक में डिपॉजिट किए, कैश बुक इंक्रीज हुआ या कैश बुक डेबिट हुआ, एक ही बात है। कैश बुक क्रेडिट हुआ मतलब पेमेंट अनफेवरेबल साइड, हमारा कैश बुक बैलेंस कब घटता है तब हम क्रेडिट करते हैं, तो ये हुआ, नीचे गया। तो हम यदि बोले चेक इशू किए या हमने कैशबुक को क्रेडिट किया, एक ही बात है ना, ये नीचे गया। तो आपको लैंग्वेज समझना पड़ेगा, या तो आपको डेबिट क्रेडिट की भाषा में बोलेगा, या तो आपको सीधा स्ट्रेट वे में इंग्लिश लिखकर बोलेगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है। जैसे बोला चेक डिपॉजिट, तो हम ये मानना होगा, ओके, ये बोला चेक डिपॉजिट नहीं बोल के बोला है कि डेबिटेड इन कैश बुक, तो डेबिट कब करते हैं, डिपॉजिट करते हैं तभी तो डेबिट करते हैं, तो ये ही होगा। तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि ये डेबिटेड है या डिपॉजिटेड है या क्रेडिटेड है या इशूड है, ये इंग्लिश है, आपका अकाउंट्स में प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या बात बोल रहे हैं? तो यहां पर अब आपका बात आ जाता है कि राइट हैंड इज योर कैश बुक, डेबिट होगा तो ऊपर, क्रेडिट होगा तो नीचे। और पासबुक में यही चीज क्या होता है, क्रेडिट होने का मतलब ऊपर और डेबिट होने का मतलब नीचे। ये समझ में आ रहा है? इस हैंड में आपका मैंने बताया, यदि क्या हमारे लिए डेबिट है तो वही बैंक के लिए लाइबिलिटीज है, और वो क्या है, क्रेडिट है। ये तो यहाँ लिखे थे हम, ठीक से देख लीजिए, हिंदी में भी लिख दिए थे आपको, हिंदी में पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। ये डिपॉजिट है, फेवरेबल है, यही फेवरेबल है, और ये डिपॉजिट है मतलब कि क्रेडिट है। यहाँ पर वही चीज क्या है, डेबिट है। तो ये चीज तो यहाँ लिख कर क्यों दिखाया आपको, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे।
थर्ड स्टेप है प्लॉट द फैक्ट ऑन एप्रोप्रिएट हैंड। दोनों में भी आ सकता है, इसलिए हैंड्स भी होगा। प्लॉट द फैक्ट ऑन एप्रोप्रिएट हैंड और हैंड्स, मतलब जो कहानी बताया उसको एप्रोप्रिएट हैंड यानी राइट हैंड लेफ्ट हैंड में पुट कर दीजिए, बस। बीआरएस उसके बाद खत्म है। उसके बाद आपका फोर्थ स्टेप होता है कि हम एडजस्टमेंट करें टू एलिमिनेट द डिफरेंस। एलिमिनेट द डिफरेंस मतलब हम एक्चुअली डिफरेंस तो क्या ना रेक्टिफाई नहीं करते अपने, भाई इस कारण से डिफरेंस आया, तो वो जो आप पता किए वो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी एक हैंड को एडजस्ट करना पड़ेगा कि भाई इस कारण से डिफरेंस हुआ था, चलो इस हैंड को एडजस्ट कर देते। फॉर एग्जाम्पल ये है सिनारियो, मान लो ये दोनों एक ही जगह पे खड़े होकर रेस चालू किए, ये ऊपर चला गया बट ये वही है, तो अब एडजस्ट करना है हमें दोनों को। ये जो गैप है, ये डिफरेंस जो आया है, तो ये रीजन पता करना। वो ये रेस पहले शुरू कर दिया इसलिए ये आगे चला गया, तो क्या करेंगे भाई, फिर से रेस स्टार्ट करो, पीछे आओ, डिफरेंस जो है वो एलिमिनेट हो गया। या तुम रुको इधर, इसको इधर जाने दो, तो डिफरेंस एलिमिनेट हो गया। हमें ये नहीं देखना है कि गलती से आया सही से आया, क्या है रीजन, खाली पता करना है डिफरेंस आया। यदि हमारा डिफरेंस कुछ ऐसे है तो हमें ये पता करना है कि हम कौन से हैंड में एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ये या ये। इसे कर सकते हैं तो ये नीचे आके डिफरेंस को हटाएगा, और यदि इसे, तो हम इस डिफरेंस को एलिमिनेट करने के लिए इसे ऊपर ले जाएंगे। तो हमारा कोई भी हैंड एडजस्टिंग हैंड हो सकता है। तो हम बोलते हैं किसको माने भाई, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, तो बोलते हैं आप किसी को भी मान सकते हैं, बट प्रोवाइडेड आपको उस हैंड का बैलेंस मालूम होना चाहिए। यदि कैश बुक का बैलेंस पता है तो कैश बुक यानी राइट हैंड विल बी एडजस्टिंग हैंड। यदि आपको पासबुक का बैलेंस मालूम है तो पासबुक यानी लेफ्ट हैंड विल बी योर एडजस्टिंग हैंड। दोनों का बैलेंस मालूम है तो दोनों विल बी द एडजस्टिंग हैंड नहीं होगा, कोई एक ही लेना है। नहीं तो ऐसा नहीं हुआ दोनों को ले लिए, पता चला ये ऊपर है नीचे है, ये एडजस्ट कर रहे हैं ट्यों, फिर ये एडजस्ट कर रहे हैं ट्यों 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 ट्यों, म्याऊं म्याऊं म्याऊं, मतलब कुछ होगा नहीं, आप ट्याओ म्याओ करते रह जाएंगे, सम्स गड़बड़ हो जाएगा। तो इसका मतलब है एक पर्टिकुलर सम्स के लिए कोई एक ही एडजस्टिंग हैंड होगा। आपका मन बोला सर हमारा मन कर रहा पासबुक ले लें, बेटा ले ले, हम बोल रहे ले ले, बैलेंस गिवन होना चाहिए। तुम्हारा कोई बोला सर मेरा तो मन कर रहा है हमको कैशबुक से करने में आसानी होता है, बोला कैशबुक ले ले, बैलेंस गिवन होना चाहिए। सर दोनों दिया हुआ है क्या करें, जो तेरा मन, जो तुमको सुविधा लगे, बट कोई एक ही तुम उसमें से एक्सेप्ट करोगे कि हाँ हम एक से ही एडजस्ट करेंगे, दोनों हैंड को एक बार में एडजस्टिंग हैंड नहीं करेंगे। तो एक सम्स के लिए स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 करने के बाद कोई एक हैंड फ्रीज होगा। स्टेप 1 स्टेप 2 और स्टेप 3 के बाद कोई एक हैंड फ्रीज होगा और एक हैंड एडजस्टिंग हैंड होगा। फ्रीज का मतलब उसमें मोमेंटम नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल पासबुक क्रेडिटेड ये, और बोला ये फ्रीज है, अब ये हैंड में फ्रीज ये नहीं मूव करेगा, ये नहीं करेगा, तो मेरे पास मजबूरी है, मेरा इसका बैलेंस मालूम है, यही एडजस्टिंग हैंड है, क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे। बोला नहीं ये हाथ अब मूव नहीं करेगा, ये ही मूव कर सकता है, तो ये ऊपर गया था, आजा भाई। हम लोग दो दोस्त स्टार्ट किए रेस, एक जो भाग के आगे चला गया, जो ज्यादा प्रभावशाली है, मान लेते जो मेरा दोस्त पीछे रह गया वो बहुत पैसा वाला 500 करोड़ का मालिक है और अपने को चमचागिरी करके मान लो उसे पैसे मिलते हैं, तो हम रुक रुक भाई तुम वहीं रुक, हम लोग फिर से आ रहे हैं, हम लोग गलती से आगे चला गया था, हम लोग एडजस्टमेंट करके पीछे चले जाएंगे, हम एडजस्ट करेंगे उसको नहीं कराएंगे। समझ में आ रहा है ना बात, मतलब समझ में आ जाए, टॉपिक करना आ जाए, अपना और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, सिखाने के लिए एक ही ऑब्जेक्टिव है, जो तो सो जो एग्जाम्पल हम दे सकते हैं वो सब एग्जाम्पल ले लेंगे जितना होता है, एंड आई एम द एग्जाम्पल किंग। मतलब हर बात में 50 एग्जाम्पल ले सकते, तुम बात छेड़ो हम और 4 एग्जाम्पल पैदा कर देंगे, मतलब मेरे पास एग्जाम्पल का कम ही नहीं होता है। हाँ पहले से कुछ सोचा हुआ नहीं रहता है, छेड़ोगे तो ज्यादा आएगा, नहीं छेड़ोगे तो जो है वो वही रह जाएगा। चलो समझ गए। तो 4th नंबर क्या है आपका, टेक
right hand or left hand, anyone as your adjusting side. If only cash book balance given, cash book balance given, then right hand will be your adjusting side. If only passbook balance given, then LH will be your adjusting side. If both balances are given, then any one RH or LH may be taken as an adjusting side. भाई साहब BRS खत्म हो गया मेरे इस रूल्स पे पूरा ओवरड्राफ्ट और जितना भी होता सब खत्म हो जाएगा कैश बुक पासबुक फेवरेबल अनफेवरेबल सब हो जाएगा सिर्फ इतना ही रूल्स पे मैंने कोई रूल्स बताया क्या कोई रूल समझाया है कोई रूल्स नहीं है मतलब बहुत कॉमन बात बताया उसी से करना है आपको चलिए अब कुछ चीज हम बताएंगे आप डांस करके बताएंगे हम नहीं करते हम आप ऐसे आ जाएंगे प्लीज सावधान आर्मी थोड़ी है ऐसे आ जाए प्लीज शर्म मत करिए शर्म करके कुछ लाभ नहीं है बेशर्म होना पड़ता है हम जैसे बोलते हैं आपको माइक पकड़ा दिया जाए कैमरा सामने चालू कर दिया जाए आपकी बोलती बंद हो जाएगी यहाँ आते ही नर्वस हो जाएंगे बट हम लोग तो बेशर्म हो जाते हैं पढ़ाते 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 बेशर्म भूल जाते हैं कौन है मेरे सामने बस ऑडियंस है बच्चे हैं मेरे और उसके सामने हम बेशर्म हैं ठीक है तो कैश मतलब डांस स्टेप अभी वो हो रहा है वार्म अप हो रहा है कैश बुक डेबिटेड तो आपको ऐसे करना है कैश बुक डेबिटेड पासबुक क्रेडिटेड टिंग टिंग समझ गया या करके रुक जाइए कैश बुक डेबिटेड पासबुक क्रेडिटेड गलत है ना आप ऐसे कौन सा कर रहे हैं ये कौन सा स्टेप है टिंग, टिंग, ये कौन सा स्टेप है या तो आप ऐसे करिए शर्म से आप छुपा के कर रहे हैं टिंग 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 पूरा करिए इसमें शर्म का क्या बात है एक लड़का को मैंने बोला देखो भाई मेरे क्लास में उबासी मत लेना मेरे को बहुत नफरत है स्टार्टिंग की क्लास में मैं बोला हुआ हूँ ठीक है नहीं हमेशा बोलते हैं उबासी मार दिए मतलब हमको ऐसा लगता है मैं बोरिंग पढ़ा रहा हूँ एंड यू आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट मैं आपके चेहरे को देखता रहता हूँ हर घड़ी एकदम फ्रेश है मतलब ठीक है हमको मजा आता है पढ़ाने में जैसे आपका फ्रेशनेस खत्म मेरा भी पढ़ाने का मजा खत्म हम भी लोग छोड़ दे भाई अब आज का क्लास खत्म तो मैं बोला देखो भाई वासी मत लेना तो बहुत बड़ा क्लास था उस समय बहुत जन थे सामने में 300-400 जन थे तो वो मैं मान लो इधर देख रहा हूँ लड़का इधर उबासी मार रहा है तो मैं इधर घूमते हुए इधर आ गया तो वो मुंह खोल रखा था
उसका मुंह खुला हुआ में वो स्टाइल में बंद किया, हम बोले इसकी तो बोलती बंद हो गई। हमको अपने बहुत जोर से हंसी आया, हम कभी रोक नहीं पाते हैं उसको। मैंने उस सीन की, मेरा इतना दहशत हो गया था कि वो उबासी नहीं मार सकता क्या, हम इतना थोड़ी डरा के रखते हैं। बोले नहीं भाई तुम दो उबासी, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, बड़ा क्लासरूम और प्रोफेशनल कोर्स बहुत डिसिप्लिन मांगता है। उसके लिए आप मस्ती में पढ़िए, लेकिन अपने मेन मकसद से मत भटकिए। मेन गोल अचीव होना चाहिए। जैसे मेरा मेन गोल है कि भाई सितंबर के एंड या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद रिवीजन करो, टेस्ट दो, ये मेरा टारगेट है। तो उस टारगेट के लिए मुझे, हमको आलस नहीं आएगा कि हम आज 2 क्लास कर रहे हैं कि हम 3 क्लास कर रहे हैं। आलस कब आएगा? अरे यार अभी बहुत दिन है पढ़ाने के लिए, तो लास्ट में एक्टिव होके क्या कर लेंगे? तब तो तुम भी बोलोगे यार लास्ट मोमेंट में सिलेबस कंप्लीट करा रहे थे, मेरे को फंसा के रख दिया, रिवीजन का मौका नहीं मिला। तो वो गलत होगा। इसीलिए अपने, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं वंस अगेन। तो यहाँ पर आपका क्या है, मैं डेबिट क्रेडिट बोलूंगा, आपको वैसे स्टेप ले जाना है। कैश बुक डेबिटेड, पासबुक क्रेडिटेड, ये कौन सा है? हाथ में मोमेंटम लाओ। कैश बुक क्रेडिटेड, पासबुक डेबिटेड, ठीक है। कैश बुक डेबिटेड, पासबुक डेबिटेड, कैश बुक डेबिटेड, पासबुक डेबिटेड। नीचे जा रहा है ना, देखो ठीक से। कैश बुक डेबिटेड, पासबुक डेबिटेड, कैश बुक क्रेडिटेड, पासबुक क्रेडिटेड, कैश बुक क्रेडिटेड, पासबुक, कैश बुक क्रेडिटेड तो नीचे जाएगा, और पासबुक क्रेडिटेड मतलब ऊपर। ऐसे ही होता है ना, समझ गए? डांस आ गया। तो ये चीज या तो डेबिट क्रेडिट की भाषा में बोल देगा, और या तो लैंग्वेज में लिखा रहेगा। जैसे लैंग्वेज में ये चीज प्रैक्टिस करना होगा तो बोलेंगे कैश चेक डिपॉजिटेड, तो कुछ नहीं बोला हुआ है तो समझ लेना कि जो लिखना चाहिए वो लिखा गया। चेक डिपॉजिटेड यानी कैश बुक ये, ठीक है। और कुछ नहीं बोला हुआ है तो हम ये मानेंगे, हम ये मानेंगे कि पासबुक में भी एंट्री हो गया। डिपॉजिट ये भी, ये क्रेडिटेड। तो ये बाय डिफॉल्ट लेना है। यदि वो बोल रहा है कि हमने चेक जमा कराया तो, और बैंक में एंट्री नहीं हुआ, तो उसे बोलना पड़ेगा ये बात कि दैट वाज नॉट रिकॉर्डेड, दैट वाज नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। मतलब हम ऐसे मानेंगे चेक डिपॉजिटेड, और कुछ नहीं बोला हुआ तो यही मानेंगे इधर भी हो गया, इधर भी हो गया। डिफरेंस नहीं आया? अरे तो कुछ नहीं करना हो तो बात क्या चीज है, अभी तो यही समझा रहे हैं, एडजस्टमेंट नहीं बता रहे अभी। उसके बाद जैसे बोला चेक इशूड, और कुछ नहीं बोला, तो हम ये मानेंगे कि हमने तो कैशबुक में लिखा ही, और अगला जाकर बैंक से रुपया भी निकाल लिया, मैंने ये दोनों जगह हो गया। लेकिन ऐसा बोला चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, मैंने ये इधर और इधर कुछ नहीं हुआ, इधर कुछ नहीं हुआ। यहाँ डिफरेंस क्लियर है? अब उसके बाद डिफरेंस आ गया, तो डिफरेंस जो हमारा रीजन फॉर डिफरेंस जब पता चल गया है, तो वो अपने रिकॉन्सिलेशन में इस बात को इंक्लूड कर लेंगे कि हाँ इस कारण से ये डिफरेंस था, तो ये हमारा रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में आएगा। ठीक है, समझ गए? कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है, सम्स कर सकते हैं।
चलिए, तो यहां पर पहला दो सम छोड़ दिए क्योंकि वो अलग तरह का सम है। पेज 60, रिकॉन्सिलिएशन व्हेन बोथ बैलेंसेस आर गिवन। किसी एक पर्टिकुलर सम्स के लिए आपको कोई एक ही साइड लेना है, दोनों साइड नहीं लेना। तो क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फॉर जिंदल आउटसेट होगा, आउटसेट लिमिटेड। बैलेंस एज पर कैश बुक इज 2,40,000 एंड बैलेंस एज पर पासबुक इज 2,86,950। ये दो बैलेंसेस जो गिवन है दोनों अलग अलग है, क्यों डिफरेंस आ रहा है उसके रीजंस हमें ढूंढने हैं। लेकिन दोनों अलग है, दोनों बैलेंस गिवन है। अब आप ऐसा है कि आपका कोई भी एक एडजस्टिंग हैंड होगा, आपका मन आप कैश बुक लीजिए, आपका मन एक पासबुक लीजिए। हम इस सम्स को दोनों से ही करेंगे, पहले आप कैश बुक लेकर करेंगे और पासबुक हम आपको करने दे देंगे। तो पहले आप सीख रहे हैं, कैश बुक से हम आपको सिखा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एकदम स्लोली बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आपको लगे कि आप समझने में दिक्कत है, पहले मैं बना लेता हूँ फिर कॉपी करिए। आपको लगता है समझते हुए कॉपी कर सकते हैं, कॉपी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप फॉर्मेट तैयार करेंगे। हम कब बना रहे हैं बीआरएस, वो डेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या इस क्वेश्चन में डेट दिया है? नहीं दिया हुआ है, तो डेट इंपॉर्टेंट होता है, दिया नहीं है, ठीक है। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, हेडिंग डालोगे, स्टेटमेंट है तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। जिस डेट पे बना रहे हो वो डेट चाहिए होगा। यहाँ पर्टिकुलर्स होता है। पहला काम आपका ये है कि जो आपका एडजस्टिंग साइड है, जो आपने डिसाइड कर लिया कि मेरा एडजस्टिंग हैंड क्या होगा, उसका बैलेंस लिख दीजिए ढूंढ कर। तो आपका एडजस्टिंग हैंड कौन सा है? कैश बुक लेना चाह रहे हैं या पासबुक? क्योंकि जो हम करेंगे वो उल्टा आपको दूसरा वाला आपको करना होगा। तो पासबुक या कैश बुक? लिख लिए हैं तो अलग बात, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लिखेंगे बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट या क्रेडिट, मतलब फेवरेबल या अनफेवरेबल। तो जब कुछ नहीं बोला हुआ रहे तो हमेशा मान लेना कि डेबिट बैलेंस है। कुछ एक चीज डिफॉल्ट है, छुपा हुआ रहता है, तो हमें एज्यूम करना पड़ता है कि हाँ ये है। तो 2,40,000 यहाँ पे बैलेंस नहीं बोला है कि डेबिट है या क्रेडिट है, तो बाय डिफॉल्ट अपने मानेंगे कि बैंक में रुपया डिपॉजिट है, एक्स्ट्रा नहीं निकाला हुआ है, ये मेरा फेवरेबल बैलेंस है। तो 2,40,000 आप यहाँ पे लिखोगे, 240 एंड 000, 2,40,000 बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक हो गया। अब इस स्टेटमेंट में जो रीजन फॉर डिफरेंस है उसे हमें क्या करना है, ऐड या लेस करना है। तो आप यहां पर ऐड और लेस, अब पहले पढ़ेंगे स्टेटमेंट। अच्छा, एक चीज चेंज होगा, जो मैंने यहाँ पे 2,40,000 इधर रखा है,
वो इस कॉलम में आएगा। ठीक है, 2,40,000 आपका सेकेंड कॉलम। अभी यार हमारा फॉर्मेट में लिख दिया मैंने। अब इसके आपको करना क्या है, पहला स्टेटमेंट पढ़िए। तो पहला तो बैलेंस ही दिया हुआ, दूसरा नंबर पढ़ेंगे क्या बोल रहा है। चेक इशूड, इशूड का मतलब होता है हमने किसी को पेमेंट किया। तो जैसे ही कुछ नहीं बोला हुआ है तो इतना से हम ये जरूर समझ लेंगे, चेक इशूड मतलब ये नीचे गया, कैश बुक नीचे गया और कुछ नहीं बोला हुआ रहेगा तो ये भी नीचे जाएगा, लेकिन आगे बोल रहा है, पढ़िए। बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक अकाउंट 1,36,000, मतलब ये नीचे तो गया लेकिन इसके लिए साफ साफ मना कर दिया कि यहाँ कुछ नहीं हुआ। ये है सिनारियो। अब हमारा एडजस्टिंग हैंड कौन सा है, ये राइट हैंड, जिसका बैलेंस हमें मालूम है। तो हम क्या करेंगे, इसी हाथ में मोमेंटम कर सकते हैं डिफरेंस को हटाने के लिए। तो क्या करेंगे, तो 1,36,000 ऐड करना है। क्या लिखोगे, चेक इशूड but not presented for payment। चेक issued but not presented for payment। अंडरलाइन नहीं करना है, तो ये नंबर आप लिख सकते हैं, इसका नंबर था 2। अगला पॉइंट पढ़ेंगे क्या है, नंबर 3, चेक डिपॉजिटेड। इतना ही बोला हुआ रहता तो क्या मतलब निकलता, तो हम इतना पे इसका मतलब ऐसे निकालते, चेक डिपॉजिट मतलब ये और ये, ऐसा होता। कुछ नहीं बोला हुआ रहता तो यही होता, लेकिन आगे बोला है, पढ़िए। बट नॉट येट क्लियर्ड अमाउंट्स टू रुपीज 90,000, यानी चेक डिपॉजिट किया मैंने, ये हुआ, यहां के लिए मना कर दिया, यहां कुछ नहीं हुआ। आपको बोल रहा है यहां कुछ नहीं हुआ। दिस इज द सिनारियो। एडजस्टिंग हैंड कौन सा है, राइट हैंड। क्या करें, तो 90,000 अपने यहां पर लेस करेंगे, नंबर 3 लेस हुआ। क्या लिखेंगे, चेक डिपॉजिटेड है, नॉट रिफ्लेक्टेड इन पासबुक, नॉट रिफ्लेक्टेड इन पासबुक। क्लियर। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस अमाउंटेड ₹300। पढ़िए क्या लिखा हुआ है, बैंक चार्जेस अमाउंटेड ₹300, मतलब कि बैंक ने चार्ज किया। तो पासबुक में बैंक पहले लिखा, हमको कम्युनिकेशन नहीं करता, वो मुझे बताता नहीं है इन सब चीजों को। तो बैंक ने चार्ज डिडक्ट कर लिया, मतलब ये नीचे गया, हमको बताया नहीं, तो हम जनरली कैश बुक में अपने मन से नहीं लिख सकते। ये है सिनारियो। अब क्या करेंगे, हमारा एडजस्टिंग हैंड कौन सा है, ये वाला राइट हैंड एडजस्टिंग हैंड है। क्या करेंगे, तो 300 माइनस करेंगे, बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 300। आगे, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक अमाउंट ₹1250, ये सब कम्युनिकेशन गैप में आता है। इंटरेस्ट बैंक ने दिया तो 1250 से मेरा लेफ्ट हैंड में क्या मोमेंटम हुआ, ऊपर। इंटरेस्ट दिया है, क्रेडिट किया है, बैंक ने हमें इंटरेस्ट क्रेडिट किया है, क्रेडिटेड मतलब पासबुक क्रेडिट होने का मतलब बढ़ जाना। ये है सिनारियो, ये है मेरा एडजस्टिंग हैंड। क्या करेंगे, तो 1250 ऐड करेंगे, इंटरेस्ट credited in passbook
नो इंटीमेशन रिसीव्ड। नो इंटीमेशन रिसीव्ड, कोई सूचना प्राप्त नहीं हुआ। अभी अपने को क्या करना है, इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को ऐड करके इसके साथ में ऐड करना है। तो इसे आउटर में डाल दीजिए 137 250, और इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर वाले के साथ में 3,77,250, और ये हमें लेस करना है इसके साथ में, ये दोनों फिगर को हमें घटाना है, तो एक साथ ऐड करके घटा देंगे। 90,300 अपने को लेस करना है, और 90,300 लेस करेंगे तो रिजल्ट क्या आया, वो कितना, 280। अब ये जो आया आपका बैंक बैलेंस एज पर क्या होगा, पासबुक, और इसको क्या बैलेंस बोलेंगे अपने, क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे, यानी फेवरेबल बैलेंस बोलेंगे। फेवरेबल बैलेंस है ये, क्योंकि हमारा फेवरेबल से स्टार्ट हुआ था। ये जो डेबिट बैलेंस होता है कैश बैंक में, जो हमने कैश बुक में जो शो कर रहा है वो डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस होने का मतलब होता है कि वो हमारे फेवर में है ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये ट्रेडर का पॉइंट ऑफ व्यू से ही बैंक में उसके पास फेवरेबल बैलेंस 286,950 है, और हमेशा डेबिट क्रेडिट की भाषा में बोलना इट्स अ क्रेडिट बैलेंस। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अभी हम लोग आगे इसी सम्स को करना है आपको अपने कॉपी में खुद से, और इस बार आपका स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक बैलेंस होगा। ये वाला जो बैलेंस देखिएगा मैच भी कर गया होगा प्रीवियस वाले बैलेंस से, सॉरी प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन में बैलेंस दिया हुआ है आपका उसके साथ में ये मैच कर गया होगा। अब इस बार इस बैलेंस से स्टार्ट कीजिए और सम्स बनाइए, और ये सोच के बनाइएगा, ऐसा मत करिएगा कि यहाँ जो हुआ है उसका उल्टा कर दें। ऐसा करने का गलती मत करिएगा, नहीं तो आप सीखेंगे नहीं। तो ऐसा सोचिए कि आपको दिख ही नहीं रहा सॉल्यूशन, आपके लिए एक नया सम्स बन गया और वहां पे आप कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? फ्रेश सम्स स्टार्ट करिए, ऐसा सोचिए कि हमने अभी बनाया ही नहीं है, कुछ किया ही नहीं है, एक नया सम्स आप कर रहे हो। ठीक है,
हो गया। हो गया, आंसर आ गया सभी का या किसी का पेंडिंग है? नहीं आया? ठीक है। सम्स हमने मान लिया कि एक फ्रेश सम्स कर रहे हैं और हमारे पास ऐसा फॉर्मेट होता है। इस बार हमने डिसाइड किया कि हम स्टार्ट करेंगे विथ पासबुक बैलेंस। तो हम स्टार्ट पासबुक बैलेंस से करेंगे, मतलब ही कि हमारा एडजस्टिंग साइड हमने डिसीजन लिया कि अब हम जो भी एडजस्टमेंट करेंगे वो लेफ्ट हैंड में करेंगे, राइट हैंड में नहीं करेंगे। तो एज पर पासबुक मैंने यहां पर लिख दिया एज पर पासबुक, ठीक है, एज पर पासबुक। और यहां पर आपको लिखना पड़ेगा डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, तो अपने यहां पर लिख दिए क्रेडिट। तो बैंक बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट है, फेवरेबल है, फिगर है गिवन है क्वेश्चन में 286। क्लियर?
अब सम्स पढ़ना है, फ्रेश सम्स हो गया मेरे लिए। नंबर 2 में बोल रहा है चेक इशूड, नंबर 2 बोल रहा है चेक इशूड, चेक इशू करने से ये हो गया, बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक, अमाउंट शुड इज 1,36,000, तो यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं एंट्री, क्योंकि वहां प्रेजेंट हुआ नहीं, तो ये है सिनारियो। एडजस्टिंग हैंड आप पूछेंगे कौन सा है एडजस्टिंग हैंड, ये एडजस्टिंग हैंड जिसका बैलेंस हमें मालूम है। तो क्या करें, डिफरेंस एलिमिनेट करने के लिए क्या करें, तो माइनस होगा 1,36,000, यहाँ पर नंबर 2 माइनस होगा 1,36,000। क्लियर है, ये समझ में आया। नेक्स्ट क्या है नंबर 3, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक, तो देखो ध्यान दो इधर, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक, तो ये है सिनारियो, बट नॉट क्लियर्ड, यानी कि बैंक में क्लियर नहीं हुआ, तो इसका मतलब यहाँ कुछ हुआ ही नहीं, ये तो वहीं का वहीं रह गया, ये है सिनारियो। अब हमें पूछना है कि कौन सा हैंड को एडजस्ट कर सकते हैं, अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो ऊपर ले जाएंगे, यानी ऐड करना है हमें 90,000। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट आ जाइए, बैंक चार्जेस अमाउंट टू ₹300, तो ये है सिनारियो, हमेशा चीज को पढ़ के हाथ में बहुत जल्दी प्लॉट हो जाएगा, ये है सिनारियो। एडजस्टिंग हैंड कौन सा है, ये, क्या करें, अब देखिए हम पहले क्या किया, हम उल्टा सीधा हम जानते नहीं, हमारे लिए नया सब नया सोचते हैं, नया कर रहे हैं, तो 300 ऐड हो। नंबर 4, नंबर 5, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक अमाउंट्स टू ₹1250, तो बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया है 1250 का, तो ये सिनारियो है। इसके बाद हम पूछ रहे हैं कि भाई यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, यहाँ पर ये सिनारियो है, ये पासबुक मेरा ऊपर गया, मैंने लेफ्ट हैंड ऊपर है, अब एडजस्टिंग हैंड मेरा ये है, क्या करें, तो माइनस करेंगे 1250। इसके बाद कुछ है नहीं, इन दोनों को ऐड करके आउटर कॉलम में डालिए 90,300, और इसको आउटर कॉलम में, इसको ऐड करके कितना आ रहा है, 2,377,250, और उससे ये लेस कर दिए, ये बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक आ गया, और फेवरेबल आया 240। ये था आपका उसी सम्स का दूसरे तरीके से, यानी हमें कोई भी नया रूल्स नहीं डेवलप करना है कि ये पासबुक है तो उल्टा सोचो, ये कैश बुक है तो सीधा सोचो। हमें ये पता है भाई, हमें सिचुएशन को हैंड में प्लॉट करना है, एडजस्टिंग साइड पूछना है कि विच हैंड इज माय एडजस्टिंग हैंड, बैलेंस एडजस्ट करिए, आपका ये हो जाएगा। एक सम्स करेंगे, उसके बाद अपने आज का क्लास को समाप्त करेंगे। आप लोग करके दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इजी सा करेंगे। ये कब बना रहे हैं वो देख लीजिएगा, 31 मार्च 17 को बना रहे हैं, डेट इंपॉर्टेंट होता है सम्स में। दूसरा यहाँ पे डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, यानी कि कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है। पहला काम यही होता है कि हम बना कब रहे हैं, यानी कंपैरिजन कब कर रहे हैं, और दूसरा है कि हम कौन सा साइड मेरा एडजस्टिंग हैंड है, उसका बैलेंस हमें मालूम होना चाहिए, इधर दैट वाज गिवन एट द बिगिनिंग और टुवर्ड्स द एंड। तो यहाँ पे बिगिनिंग में ही आपका दिया हुआ है कि 37,20,000 हमारा कैश बुक बैलेंस है, आप उसी से स्टार्ट कर रहे हैं। अब आप सम्स बनाना शुरू करिए। जिसके पास बुक नहीं होगा, वो जिसके पास बुक है उसके साथ शेयर कर लेगा भाई।
गलती करो, मैं बताऊंगा आपको। मैंने फॉर्मेट बनाकर रख लिया है, फिर डिस्कस करेंगे, बट पहले आप लोग करिए।
स्टार्ट करें? सबका अटेम्प्ट हो ही गया होगा। तो सम्स पे आ जाते हैं। यहाँ पर क्या है, पहला पढ़ रहा हूँ। चेक इशूड टू क्रेडिटर बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट 720। चेक इशू किया। सबसे पहले जो सिचुएशन है, फैक्ट है, उसको हाथों पे प्लॉट कर रहा है। इशू करते ये हुआ, ऐसा हो जाना चाहिए इसको भी, बट लिखा हुआ है बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट, तो ये ऐसा हुआ लेकिन अभी पेमेंट के लिए गया नहीं, तो वहां पर कोई एंट्री हुआ ही नहीं है, ऐसा है सिनारियो। अब अपने इसे एडजस्टिंग हैंड कौन सा है मेरा? राइट हैंड, जिसका बैलेंस मालूम है कैश बुक। तो क्या करें? तो 720 प्लस करेंगे, लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशू तो हुआ बट प्रेजेंट नहीं हुआ, और अमाउंट है इसका 7,20,000। ठीक है, नेक्स्ट। बोला डिविडेंड रिसीव्ड बाय द बैंक बट नॉट येट एंटर्ड इन द कैश बुक। साफ साफ लिखा हुआ है 5 लाख का डिविडेंड सीधा बैंक में आया। तो आया मतलब क्या हुआ होगा? डिपॉजिट हुआ। तो ये क्या हुआ? ये सिनारियो ये है। और हमारा वो पासबुक कैश बुक में लिखा नहीं गया, पासबुक में एंट्री है, तो हम क्या करेंगे? एडजस्टिंग हैंड कौन सा है? ये। तो 5 लाख रुपए अपने ऐड करेंगे, क्या लिखेंगे? डिविडेंड क्रेडिटेड इन पासबुक ओनली। 5 लाख रुपए का डिविडेंड केवल पासबुक में क्रेडिट हुआ। नेक्स्ट है इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक 12,500। इंटरेस्ट अलाउड किया मतलब हमें बैंक ने इंटरेस्ट दिया है। अलाउड, चार्ज नहीं है, अलाउ किया। तो सिनारियो ये होगा। अब हमें एडजस्ट करना है, यही एडजस्टिंग हैंड है। क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। बैंक ने इंटरेस्ट दिया, तो देने के बाद ये हो गया। इसके बाद हमें पूछना है कौन सा साइड को एडजस्ट कर सकते हैं? राइट हैंड को, क्योंकि उसी का बैलेंस मालूम है। क्या करेंगे? तो 12,500 ऐड करेंगे बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट, बस। नेक्स्ट क्या है? देखो, चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक अप टू दिस डे। 15,40,000 का हमने जैसे ही बैंक को दिया कलेक्ट करने के लिए, तो मैंने कैश बुक में एंट्री कर लिया। ये है सिनारियो। बाय 1540 ये है, ये ऊपर चला गया, यहाँ कुछ हुआ ही नहीं, ये यहीं का यहीं है। मेरा एडजस्टिंग हैंड कौन सा है? राइट हैंड है। क्या करेंगे? तो नीचे लाएंगे 1540 से। चेक डिपॉजिट
बट नॉट कलेक्टेड। नेक्स्ट क्या है आपका? बैंक चार्जेस 2000, बैंक ने 2000 रुपये चार्ज कर लिया। यदि बैंक ने 2000 चार्ज किया तो रिजल्ट इसका क्या होगा? आपका पासबुक में क्या इफेक्ट हो गया? तो पासबुक मेरा नीचे चला गया, ये है सिनारियो। एडजस्टिंग हैंड कौन सा है? बैंक चार्जेस नॉट शोन इन कैश बुक। नेक्स्ट, a check deposited into bank was dishonored but no intimation received 3,20,000। चेक जमा कराए, डिसऑनर्ड हो गया। इसका मतलब 320 से हमने ये एंट्री कर रखा है, और डिसऑनर्ड होने का मतलब उसमें कुछ हुआ ही नहीं, पेमेंट कलेक्शन हुआ नहीं। तो मेरा ये सिनारियो, क्या करेंगे? 320 लेस करेंगे। डिपॉजिट चेक डिसऑनर्ड। नेक्स्ट है आपका, बैंक पेड हाउस टैक्स ऑन आवर बिहाफ बट नो इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम बैंक इन दिस कनेक्शन। तो बैंक ने क्या किया, मेरे बिहाफ में पेमेंट कर दिया 3.5 लाख रुपए का टैक्स, और हमें इसके बारे में कोई भी सूचना इंफॉर्मेशन दिया नहीं। सो 3.5 लाख रुपए का यदि उसने पेमेंट किया है, तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस हमारा बैंक बैलेंस क्या हो गया, नीचे आ गया। ठीक है, और ये यहीं का यहीं है, क्या करेंगे? 350 लेस करेंगे। बैंक पेड हाउस होल्ड टैक्स, नो इंफॉर्मेशन रिसीव्ड। हो गया। अभी आप क्या, इनको ऐड करो और आउटर कॉलम में डालो। 1 2 1 2 3 2 5 0। अब ऐड कर देंगे तो कितना हो गया? 49,52,500। इसे लेस करना है, तो भाई अब इसे आउटर कॉलम में पुट करो, जो लेस करना है उसका टोटल अमाउंट कितना आ रहा है? 22,12,000। अब इसे इसे लेस कर दीजिए तो कितना आ जा रहा है? 40। क्या लिखेंगे, ये क्या है मेरा? एज पर पासबुक और क्रेडिट बैलेंस, सही है। कितने जन का फुल राइट हुआ? कितने जन का एक गलती हुआ? कितने जन का दो गलती हुआ? कितने जन का तीन गलती हुआ? और मोर देन तीन वाले भी है? नहीं। तो दैट मीन्स कि आप सीख गए। होमवर्क नोट करिए। कौन सा? ये वाला, दिस वन। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक 1 2 5 0 0। इंटरेस्ट बैंक ने अलाउड किया, इसका हिंदी में इंटरप्रिटेशन करिए, क्या मतलब है इसका? या तो एक डेबिट क्रेडिट की भाषा में बोलिए। बैंक इंटरेस्ट अलाउ करेगा तो पासबुक डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? क्रेडिट होगा, क्योंकि
सामने वाला इंटरेस्ट आपको दे रहा है, तो क्रेडिट होने का मतलब पासबुक ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? ये ऊपर जाएगा, और इसमें तो एंट्री हुआ ही नहीं। हमारा एडजस्टिंग मीन कौन सा है? राइट हैंड। ठीक है, होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 13। सिक्सटीन, 17। बस ये 3 सम्स होमवर्क है, अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू।